नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में अब मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जो समाजवादी पार्टी सरकार में जब हुआ करते थे तो सरकार के पावर सेंटर हुआ करते थे, और यूपी के पूर्व मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा। हालांकि चाचा अखिलेश यादव से नाराज हैं, इसी वजह से उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई है। अब ये अलग पार्टी भले ही छोटी जरूर लगती है, लेकिन 10% वोट पर सेंध लगा सकती है, इसलिए यूपी में इस बार इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और हमारे पास शिवपाल जी खबरें ये भी हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर भी आपको मनाने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी की तरफ से भी आपके पास फोन आते हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितना सुना है, इनकी पहली चॉइस समाजवादी पार्टी ही है, और आप ये अभी भी मानते हैं कि इस बार के चुनाव में 2022 में अगर मुकाबला करना है तो साथ होकर ही जाना होगा। लेकिन हकीकत तो यह भी है कि अखिलेश आपका फोन नहीं उठाते हैं। तो अब आप बता दीजिए कितना मुश्किल और कितना आसान होने वाला है इस लिहाज से आपके लिए। सुरभि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे बुला लिया इन श्रोताओं के बीच में, इसके लिए धन्यवाद। अब रहा 2022 का चुनाव जी। अब हमको 3 साल पार्टी को बनाए हुए हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को, और मैंने 3 साल में पूरे 75 जिलों में अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन बना लिया है, और हम 2022 की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत बार मैं बोल भी चुका हूँ। आपने ये भी कहा कि फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं होती है, तो ये सब बातें अब हमने छोड़ दी हैं, अब हमने छोड़ दी हैं। थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोई न कोई तो फैसला लेना ही होगा। यानी आप इस मंच से साफ ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा और इंतजार, उसके बाद कोई इंतजार नहीं होगा। तो मुझे बस ये बता दीजिए कि फिर अगला प्लान क्या है आपका? देखिए, जब हम पॉलिटिकल हैं, उन्होंने हमारी छोटी पार्टी बताई, तो मैं मंच पर ये भी कह चुका हूँ, अगर मैंने सभी सीटों पर अगर चुनाव लड़ा दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों को, और हमारे पास इतना बड़ा संगठन है, और संगठन इसलिए है, मैंने नेताजी के साथ तो काम किया ही है 45 साल, बिल्कुल, और जितने भी लोहिया जी के बाद, लोहिया जी के साथ तो काम नहीं किया है, लेकिन लोहिया जी के बाद राजनारायण जी रहे हों, मधुलमयी भी रहे हों, जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे हों, शरद यादव भी रहे हों, मोहन सिंह भी रहे हों, राम सेवक यादव बाराबंकी वाले भी रहे हों, इन सबके साथ काम किया है। इनकी हमने बहुत से मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग लगाई, और छोटी छोटी मीटिंग लगा करके समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था नेताजी के साथ। अनुभव की वजह से ही अब विरोधी आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए। तो मुझे इतना बता दीजिए, आपने किस किस को अभी तक लेकिन एडवाइस किया? हमें अभी भी हमारा प्रयास है, समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां को हमें इकट्ठा करना चाहते हैं इस 2022 में। इतना हम जानते हैं, हम इतना जानते हैं, जहां पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी उसी की सरकार बनेगी। यानी आप कह रहे हैं कि आपके बिना सरकार बनाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आप सभी पार्टियों को एक साथ लाने की बात करते हैं, आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी का मुकाबला अकेले दम पर नहीं किया जा सकता? तो मैंने कहा था, ये समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां और भी पार्टियां, और हम चाहते हैं कि कम से कम एक बड़ी पार्टी को भी हम अपने साथ लाना चाहते हैं, और लाएंगे, ये समय बताएगा आपको। लेकिन अब तो समय ही नहीं बचा, क्यों नहीं अपने अखिलेश के साथ ये बात करते हुए उन्हें समझा नहीं पा रहे आप?
अब उनको तो अब क्या बताऊं, कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत बातें हो चुकी हैं। आपका अनुभव तो बहुत बड़ा है उनसे, और आपने तो नेताजी के साथ काम किया है। ऐसा नहीं है कि नेताजी के साथ आपकी आज बात नहीं होती होगी, तो ये भी बता दीजिए उन्हें भी क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। हम कैसे समझाएं, नेताजी नहीं समझा पाए, और हम तो अब भी कहते हैं, चलो नेताजी के साथ बैठ जाओ, हम बैठ जाएं, अखिलेश बैठ जाएं, और परिवार के 1-2 लोग बैठ जाएं, हैं, जो नेताजी फैसला कर दें हम मान लेंगे, आज भी मान लेंगे। मैंने तभी ये शुरुआत में कहा ना कि आपकी पार्टी भले ही छोटी है लेकिन डिमांड है। अगर अखिलेश की नाराजगी खुलकर हमेशा सामने आ रही है या उनकी चुप्पी बहुत सारे जवाब दे देती है, शायद विरोधी उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं, तो अब आप ये बता दीजिए ना कि ओवैसी के साथ आपकी मुलाकात के क्या मायने समझे जाए। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, और जब देखिए बड़े नेता कहीं पर मुलाकात हो जाए तो शिष्टाचार भेंट भी हो जाती है, और पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, पॉलिटिकल बातें भी हैं। लेकिन अभी जो भी बातें हुई हैं तो आपको तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन समय आएगा तो वो भी आपको बताती जाएंगी। जैसे मैंने कहा ना, समय तो बहुत कम है, कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, ऐसे में अगर आपका रुख, अभी तो 5 महीने हैं, जनता को फैसला तो लेना ही है ना, जनता को तो समझना ही है कि आखिर कौन उनका साथ किस लिहाज से देने को तैयार है। जनता में तो हम जा ही रहे, और 12 तारीख से 12 अक्टूबर से हमने सामाजिक परिवर्तन रथ बना लिया है, और हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं मथुरा से, वृंदावन से, बिहारी जी के दर्शन करके वहीं से चुनाव का शंखनाद कर देंगे। लेकिन शिवपाल जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी सियासी ताकत का एहसास इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए आप कैसे करा पाएंगे? अब ये देखिए, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अभी 2 महीने के अंदर हर जिले में हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ जाएगा, और रिजल्ट फिर 2022 बता देगा। मैंने अभी आपसे ये पूछा था कि ओवैसी के साथ मुलाकात के मायने क्या हैं, और अभी आपने एक और बात आपकी जोड़ना चाहूंगी, जब आपने कहा कि हम रथ यात्रा की शुरुआत करके लोगों तक जाएंगे, क्या ये सही है कि इसी लिहाज से मथुरा से आपकी ये जो यात्रा शुरू होगी वो वहीं से गुजरेगी जहां पर गहरी पैठ है, यानी फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये वो जगह है जहां आपको लगता है कि जनता का विश्वास अभी भी जीता जा सकता है? देखिए, ये भी जिले हैं हमारा, देखिए पूरब में भी है, देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, जहाँ से के मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ पर भी, गोरखपुर में भी देख लेना। हमारा सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में 45 साल ऐसे ही थोड़े गुजारे हैं, जनता के बीच में गुजारे हैं, तो हमारा तो 75 जिलों में संगठन है, 75 जिलों में लोग हैं। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है, क्योंकि यहाँ वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 350 पार की बात करते हैं, और आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ज्यादा समझते हैं, उस लिहाज से एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्यों, किसका साथ जरूरी है, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो देखिए, जब 350 बताएंगे, 400 बताएंगे, इसीलिए तो मेरी फिर जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मेरी जरूरत नहीं है। तो मैंने तो सोच लिया है कि फिर मुझे जब अकेला चलना है तो अकेले उत्तर प्रदेश के हर जिले में निकलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता फैसला करेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अब अखिलेश के कॉल का इंतजार नहीं करना, अकेले अपने दम पर ही पूरे चुनावी मैदान में हर सीट पर उतरना? अगर उनको जरूरत हो तो वो बात करें, लेकिन अब हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे। आपने कभी बड़प्पन अभी तक दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करी? आपने खुद फोन क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी बीजेपी सरकार में भी अगर कामकाज को लेकर योगी से कभी कोई बातचीत नहीं होगी, उनके साथ भी आपकी शिष्टाचार मुलाकात हो जाती होगी। देखिए, मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, सफल लेने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री होता है। अगर कहीं पर भी जनता की समस्याएं हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, तो आप योगी जी को फोन करते हैं, वो फोन उठा लेते हैं। अधिकारी कब्जे में नहीं है सरकार के, तो फिर मुख्यमंत्री से तो जाना ही पड़ेगा, मंत्रियों से तो जाना ही पड़ेगा। वो समय दे देते हैं मिलने का? कभी कभी। मतलब अखिलेश मिलते नहीं, फोन नहीं उठाते, लेकिन योगी मिलते भी हैं और समय भी दे देते हैं मिलने का? समय भी दे देते हैं, ये सही है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, अगर कामकाज को लेकर
प्रदेश में जिस तरीके से वो लगातार आंकड़ों के जरिए लोगों के बीच जाकर बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा एक डेटा रख देते हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है इन 4.5 सालों में, आपकी राय क्या है उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर? और क्या आप मानते हैं कि सिर्फ मुकाबला यहां पर आपका टारगेट बीजेपी को टारगेट करना नहीं है बल्कि बाकी पार्टियों के साथ कुछ लोगों तक पहुंचने का है? क्योंकि यहां कास्ट कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। देखिए, वैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, मेहनती हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार मुझे तो लगती है पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है। नौकरशाही पर कोई कब्जा नहीं है इनका, नौकरशाही कब्जे में नहीं है। उसकी वजह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, चाहे तहसीलें हों, थाना हो, चाहे कोई कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, चाहे आईएएस सुनते नहीं, पीसीएस अधिकारी सुनते नहीं। फिर जब आईएएस पीसीएस अधिकारी जब जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर नीचे के अधिकारी भी नहीं सुनेंगे। तो इसकी वजह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, और इस समय देख लीजिए पूरे प्रदेश में चल रहा है कि गड्ढा मुक्ति। हम भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जो हमने सड़कें बना दी हैं बस वो ही चल रहे हैं, किसी भी सड़क पर काम नहीं हुआ है 4.5 साल में। तो उसकी वजह से कितने गड्ढे हैं, हर सड़क पर गड्ढे हैं। हमने कितने पुल बना दिए, पूछ लेना इनको, जब ये पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं कितने पुल बनाए। मैं 100 पुल, बड़े पुल 100 पुल, छोटे पुल तो जाने कितने बनाते थे। और यहीं तक नहीं, मैंने जो राजस्व संहिता जिससे किसानों को लाभ मिलना था, किसानों को लाभ, कोर्ट का आदेश था, मैंने उस राजस्व संहिता को लागू कर दिया है। आज वो राजस्व संहिता का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। और वो राजस्व संहिता इसलिए लगाई गई थी, इसलिए उसे लागू किया था किसानों को कहीं पर भी अधिकारियों के चक्कर न लगाना पड़े, उन्हें न्याय उनके दरवाजे पर मिले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन वो तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि किसानों के हित के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, पैसा भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। एमएसपी की बात चल रही है। ये जो काला कानून आया है 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इस देश का पूरा किसान सड़कों पर बैठा है। ये किसान विरोधी कानून है। अब किसानों के, केवल किसानों की खेती जैसे निजीकरण होता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन्हें? बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरीके से योजनाएं हैं, वो कह रहे हैं जनता तक लाभ पहुंच रहा है, राशन की बात भी कर रहे हैं। जनता को और अच्छा जनता को क्या लाभ है? 2-2 हज़ार रुपया, 6,000 रुपये साल, और महंगाई कितनी बढ़ गई। बिजली पे एक साल में बिजली के बिलों पर कितना रेट बढ़ा, डीजल पे कितना, पेट्रोल पे कितना, और ये गैस जो चूल्हा जलाने वाली गैस पे कितना रेट बढ़ा है। तो 6,000 रुपये हमारा तो सुझाव था जब 6,000 की बजाय काम के बदले अनाज या सुविधाएं, मैं तो कह रही 6,000 की बजाय से उनमें 15,000 दे देते, लेकिन कम से कम काम कराते तो उससे कम से कम सड़कों के गड्ढे भर जाते, काम होता। और जहां तक एमएसपी की बात कर, मैं कृषि मंत्री भी मैं रहा जी, मंडी भी मेरे पास थी, पता लगा लेना जब तक मेरे पास मंडी रही, किसी भी किसान को उन सरकारी कांटों पर नहीं जाना पड़ा। जितना भी न्यूनतम समर्थन मूल्य था किसानों को मिला। और पता लगा लेना इस समय, अब गेहूं का रेट कितना मिलना चाहिए था? 1975। किसी भी किसान को 1,600 रुपये से ज्यादा नहीं मिला। और इसी तरीके से अभी आ रहा है धान की फसल, पता लगा लेना कितना मिलना चाहिए था? 1,875 रुपये मिलना चाहिए था। किसी भी किसान को पिछले वर्ष 1,100-1,200 रुपये से ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से किसानों की भी लूट कर ली। लेकिन अभी पता लगा लेना 5 साल में गन्ने का रेट कितना बढ़ा। आप बढ़ा रहे हैं, चुनाव आ गया तो थोड़ा सा बढ़ा दें।
यानी आपको लगता है ये सब चुनावी फैसले चुनावी वक्त है। लेकिन अभी मैं योगी आदित्यनाथ को सुन के आ रही हूं, उन्होंने तो अभी साफ मंच पर ये कहा है कि गरीबों का राशन पहले तो सिर्फ सफाई जाता था, लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। तो ये कम से कम सैपई के ही वो अपना लेते, सब पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव भेज देते, सैपई में भी फिर भेज देते हैं। सैपई जैसे काम मैं तो कहेंगे, मुख्यमंत्री जी मिले तो कहेंगे सैपई कैसा हर गांव बना दो। सैपई जैसा मैं तो चाहता हूं, सैपई जैसा पूरा प्रदेश बना दो, हर गांव बना दो। शुरुआत तो करो। सैपई में ऐसा नहीं है, सैपई का ऐसा कोई परिवार नहीं है। सैपई में तो कोई ऐसा नहीं है जो 2 किलो 3 किलो के लिए लाइन लगाए, और कोई ऐसा नहीं है, न सैपई में कभी गया, और अगर गया है तो सैपई जैसा हर गांव में भेज दो। हम तो चाहेंगे, हमारा तो सुझाव है सैपई जैसा ही लागू कर दो, करो। अब जिस तरीके से आगे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वहां हर बार मुद्दों की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में रणनीति बदली जा रही है, क्योंकि यहां सिर्फ विकास की बात होगी, मुद्दों की बात होगी। जाति धर्म को लेकर कैलकुलेशंस करके हमने देखा कुछ अहम फैसले जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर बोला नहीं जा रहा। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे तो हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के साथ साथ में तो कहेंगे जो बेरोजगारी है कैसे दूर करोगे। हम तो कहेंगे हमें अगर मौका मिलता है तो कम से कम हर परिवार में एक बेटे और बेटी को नौकरी, और हम तो कहेंगे जो बीए पास हैं, बीए पास जैसे लड़के लड़कियां करें, उनको 5 लाख रुपया रोजगार के लिए पहले ही दिन दे दो, तो कहीं न कहीं वो अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। और इसलिए तो आपको लगता है जी, लेकिन आपको अभी भी ये लगता है कि यहाँ पर मुद्दों के आधार पर नहीं, लेकिन अभी भी इनका मुकाबला करने के लिए सभी छोटी पार्टियों को इकट्ठा होना जरूरी होगा। और ऐसे में अगर आप यादव वोट पर पूरी तरह से सेंध लगाने की कोशिश करते भी हैं, जो अखिलेश के कोर वोटर रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि बाकी दलों के साथ मिलकर आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हमने सभी वर्गों को जोड़ा है हमेशा। एक जात से कहीं सरकारें नहीं बनती हैं, केवल यादव से सरकार नहीं बनेगी, सभी वर्गों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ा है मैंने। और एक बार नहीं, मैंने तो नेताजी के साथ रहकर कई सभी वर्गों को जोड़ा है, और फिर जोड़ लेंगे, इसकी चिंता मत करिए, हम फिर जोड़ लेंगे। कैसे? और फिर जोड़ लेंगे। मैंने तो दौरा शुरू कर दिया है, हमने 75 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया है, और जब निकलेंगे तो जोड़ते चले जाएंगे। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवपाल यादव साहब, जिनसे हमने बात करी। और उनका यही मानना है कि 2022 में अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी छोटे दल एक साथ आएं, और उनका यह भी साफ तौर पर दावा है कि अगर सहयोग के साथ सरकार बनती भी है तो वो आपके सहयोग के बिना नहीं बन पाएगी। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।